हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई क्लास 9th के स्टूडेंट्स, अब जो कोर्स बी के स्टूडेंट्स हैं वो हमसे थोड़ा सा जो खफा थे, अब तो थोड़ा सा नाराज़गी कम हुई होगी, क्योंकि अब हम शुरू कर चुके हैं अपने क्लास 9th हिंदी कोर्स बी का सिलेबस। अभी तक आपको 2 वीडियोस दे चुकी हूँ मैं आपका फर्स्ट चैप्टर का, तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि हम काम किस तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए फिर से थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बता देती हूँ। क्लास 9th में आपके 2 सिलेबस चलते हैं। आप लोग क्लास 9th में अभी तक हिंदी पढ़ रहे होंगे, लेकिन हिंदी में भी 2 सिलेबस चलते हैं, ध्यान रखिएगा। कोर्स ए और कोर्स बी। अभी चूंकि आप इसके स्कूल में इंटरनल एग्जाम होंगे तो इतना ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी बुक्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, लेकिन बोर्ड के में इनके एग्ज़ाम्स एक साथ होते हैं, तो थोड़ा उस समय आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन परेशान नहीं है, हम तो हैं ही, अभी 10th भी हम आपको पढ़ाएंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए बताते हैं। क्लास 9th अगर कोर्स बी की बात करें तो आपके पास 2 बुक्स चलती हैं। पहली बुक है आपकी स्पर्श भाग 1 और दूसरी है आपकी संचयन भाग 1। ठीक है, इसके अलावा आपके पास व्याकरण के टॉपिक भी हैं, लेखन भी है, सब कुछ कराएंगे। अगर हम बात करें अपनी पहली पुस्तक यानी कि स्पर्श भाग 1, ये स्पर्श भाग 1 में आपके पास 10 चैप्टर दिए गए हैं। कितने हैं? 10 चैप्टर्स हैं, और इन 10 चैप्टर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले 5 चैप्टर 1 to 5 चैप्टर आपके गद्य खंड के अंदर आ रहे हैं। गद्य खंड के अंदर आपकी कहानियां हैं, यात्रा वृत्तांत हैं, व्यक्ति चित्र हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एक करके पढ़ाऊंगी, सब चीज़ें बताऊंगी। और उसके बाद हमारा जो है चैप्टर नंबर 6 to 10, आपके 5 चैप्टर जो हैं वो काव्य खंड के हैं, जिनके अंदर आपके पास दोहे भी हैं, पद भी हैं, कविताएं हैं, बहुत कुछ है। तो वहां तक तो पहुंचेंगे, लेकिन पहले गद्य खंड खत्म करेंगे। तो गद्य खंड का अभी तक हम फर्स्ट चैप्टर, बुक का फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं, दुख का अधिकार। यशपाल जी द्वारा लिखित ये चैप्टर हमने देखा, पढ़ा, समझा, और उसके बाद इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए। ठीक है, अब हम आ चुके हैं अपने इसी बुक के सेकेंड चैप्टर पे। सेकेंड चैप्टर है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। ठीक है, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, ये जो है बचेंद्री पाल, याद रखिएगा, एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला बचेंद्री पाल की उस यात्रा की पूरी कहानी है। तो इसे हम एक यात्रा वृत्तांत भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बेस कैंप से एवरेस्ट तक पहुंचने की पूरी कहानी हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो एक तरीके से ये क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है। और चूंकि इसे लिखा बचेंद्री पाल ने है, इसलिए इसे एक हम उनके अनुभवों की डायरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे यात्रा वृत्तांत लेके चलते हैं, क्योंकि वो पहले दिन कहाँ पहुंची, उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या सीखा, फिर दूसरे दिन कहाँ पहुंची, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर वर्णित करी हुई हैं। तो ये एक याद रखिएगा, ये कुछ ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ तथ्यों को दिया गया है, जहाँ पर आपको ऊंचाई दी गई है, कुछ डेट्स दी गई हैं, कुछ नामों को दिया गया है, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते, इसलिए उन तथ्यों को आपको लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उन फैक्ट्स में कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें याद रखते हुए चलिएगा। पूरा चैप्टर समझाऊंगी अच्छे से। अब चूंकि ये चैप्टर आपकी बुक में दिया गया है बहुत लंबा है, तो मैंने इसको थोड़ा सा कंप्रेस करके छोटा किया है, ताकि आपको एक बार में अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन फिर से कह रही हूँ, चैप्टर अच्छे से समझना पहले ज़रूरी होता है। अब आपके एग्जाम्स आएंगे, आपको फटाफट चीज़ों को समझना है, इतना बुक खोल के पूरा चैप्टर पढ़ने से अच्छा है आप वीडियो देख लो, आपको सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करें ये चैप्टर हम अच्छे से पढ़ना। चलिए, यहाँ पर देखिए क्या है, क्लास 9th हिंदी कोर्स भी है, बुक है आपकी स्पर्श भाग 1, गद्य खंड का सेकेंड चैप्टर है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन यानी कि संपूर्ण व्याख्या हम करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले लेखिका का परिचय। अब चूंकि बचेंद्री पाल का ये अनुभव है, उनकी यात्रा है, तो इसे लिखा भी बचेंद्री पाल ने है। तो यानी लेखिका कौन है? बचेंद्री पाल। अब इनकी पिक्चर देख लीजिए बचेंद्री पाल की। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे, हमारी ये कोशिश है कि लेखक और लेखिका से आपका परिचय कराते हुए चले। तो चलिए देखते हैं क्या है। बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले के बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ था। कब हुआ था? 24 मई 1954 में उत्तराखंड के
चमोली जिले के बम्पा गांव में हुआ था। बचेंद्री अपनी मां हंसादेई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। अब पिता के नाम और माता का नाम, ये दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अब आप में से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैम क्या लेखक या लेखिका परिचय एग्जाम में आता है? इंटरनल एग्जाम से डेफिनेटली आएगा, इसलिए इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। टीचर्स दे देते हैं, आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं वो लेखक या लेखिका परिचय से क्वेश्चंस देते हैं, इसलिए इनको पढ़िएगा। पिता का नाम है हंसादेई नेगी और माँ का नाम हंसादेई नेगी और पिता का नाम है किशन सिंह पाल, और ये अपने माँ बाप की तीसरी संतान थी, यानी कि इनसे दो बड़े भाई या बहन कोई भी हो, ठीक है, थे। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे। अब इससे बात पता चलती है कि उनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। सॉरी, 8th तक की पढ़ाई तो पिताजी ने करा दी, अब उसकी आगे की पढ़ाई कराने के लिए वो खर्चा इनको खुद को उठाना पड़ा, ठीक है। तो वो क्या करती थी, सिलाई कढ़ाई करती थी, उससे पैसे इकट्ठा होते थे, उससे अपने स्कूल की फीस भरती थी और जो अनदर खर्चे होते थे वो करती थी। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनके आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया, यानी कि क्या है, अब 10वीं तक की 10th क्लास की पढ़ाई कर ली, अब पिताजी कहें भाई पैसा नहीं है, इसके आगे की पढ़ाई हम क्या करें, तो प्रिंसिपल ने उन्हें थोड़ा सा राजी किया, मनाया कि नहीं, बच्चों की पढ़ाई बहुत जरूरी होती है, आगे आप पढ़ाई करवाइए। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। मतलब घर की आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं थी, सब कुछ था, उन्होंने उसके बावजूद संस्कृत में एमए किया और उसके बाद बीएड भी करी। ये नहीं कहा घर में पैसे नहीं है तो ठीक है हम पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, अपने लिए खुद पैसे जुटाए, पिता ने जो हेल्प की करके उन्होंने अपने आप को एजुकेट किया। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। अब कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं कि अपने लाइफ के गोल डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन उनको अचीव करने में अगर कोई हडल्स आते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं, पीछे उनका मन नहीं करता। लेकिन बचेंद्री के साथ क्या था कि उनके साथ ये था कि ठीक है, उनको परेशानी हुई लेकिन तब भी उन्होंने अपने गोल को अचीव किया और वो आगे की तरफ बढ़ती रही, ठीक है, कि नहीं मुझे आगे करना है, आगे चलना है, इस तरीके से वो आगे बढ़ती रही, ठीक है। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। अब कहते हैं ना, उन्होंने अपना लक्ष्य डिसाइड किया, उन्होंने एक पहला लक्ष्य डिसाइड किया कि नहीं मुझे अपने आप को एजुकेट करना है, उन्होंने किया, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं मुझे एवरेस्ट चढ़ना है, तो वो एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली महिला बनी, ठीक है। अब इसकी भी यात्रा कैसे रही अभी हम पढ़ेंगे आगे, देखिए क्या है। पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से था। अब कहते हैं ना कि हमारा इंटरेस्ट जागना चाहिए, तो अब ये इंटरेस्ट उनके अंदर कब कहाँ से हुआ, बचपन से ही था, बचपन से ही उसके इंटरेस्ट था कि नहीं हम एवरेस्ट चढ़ेंगे। जब ये बड़ी चढ़ने से रोकता था, यानी कि इनका जब ये बड़ी हुई तो कहीं ना कहीं इनके जो बड़े थे, जितने भी बड़े थे, उनको लगता था कि नहीं भाई पर्वत चढ़ना बहुत मुश्किल है, तो वो रोकने का परेशान करते थे। तो जो इनके जो बड़े थे वो इनको चढ़ने से रोकते थे। जब ये बड़ी हुई तो जितने बड़े थे इनको चढ़ने से रोकते थे, और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर भाई इन्हें पहाड़ चढ़ाने के लिए उकसाता था। अब देखिए यहाँ पर क्या था, चढ़ने से रोकते थे, जब इनका जो बड़ा भाई था वो अक्सर रोकता था, लेकिन जो दूसरा, इन्होंने बोला तीसरी संतान थी तो 2 बड़े भाई हुए, एक बड़ा भाई था, वो इनका बड़ा भाई इनको रोकता था, लेकिन जो 6 साल छोटा भाई था वो इनको पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था। यानी कि सेकेंड नंबर का जो छोटा भाई था वो कहता था नहीं आप चढ़ो आप चढ़ो, बड़ा भाई रोकता और छोटा भाई क्या होता कि नहीं भैया रुक जाओ। तो जब ये बड़ी हुई तो इनका जो बड़ा भाई था, इनका बड़ा भाई है ना, बड़ा भाई चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ाने के लिए उकसाता था, ठीक। जब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था, और ये बात उन्हें बुरी लगती थी कि भाई बड़ा भाई तो ये कह रहा है, बड़ा भाई कह रहा है कि नहीं तुम लड़की हो तुम मत चढ़ो, ठीक है, तुमको चोट लगेगी, और जो जिनसे छोटा 6 साल भाई था, छोटा था, उसे कहते नहीं तुम चढ़ जाओ,
तो ये चीज़ उनको बुरी लगती थी कि भाई ये क्या होता है, ये तो डिफरेंशिएट किया जा रहा है, मैं लड़की हूँ इसलिए मुझे चढ़ने से रोका जा रहा है, वो लड़का है इसलिए उसको सिखाया जा रहा है कि नहीं तुम चढ़ो। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा कर सकता है वह वो उसकी यह बड़ी बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं? तो ये भी एक कहते हैं ना, मन के अंदर बैठ जाता है जब लड़कियों को ये बताया जाता है नहीं तुम ये काम, तुम लड़की हो, तुम नहीं कर सकती हो, तो लड़कियों को लगता है क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज बचेंद्री के दिल के अंदर बैठी कि बड़ा भाई मुझसे कह रहा है कि नहीं तुम, तो क्या मैं इतनी नाजुक हूँ, इतनी कमजोर हूँ कि मैं पहाड़ नहीं चढ़ सकती? छोटा 6 साल छोटा भाई चढ़ सकता है और मैं नहीं चढ़ सकती। तो ये चीज कहीं ना कहीं उनके दिल के अंदर बैठ गई। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही, मतलब छोटे छोटे जो पहाड़ हैं वो चढ़ती रही, जिद्द थी, जो कुछ भी था वो आगे चढ़ती रही। चूंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक और गांव में। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, देखिए क्या होता है कि मतलब जब गर्मी के दिन आते हैं तो पहाड़ में ऊंचाई साइड में ये लोग चले जाते थे, और जब ठंड आती थी तो नीचे आ जाते थे। इसका रीज़न ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो ठंड होती है, जैसे हम बोलेंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब में, तो ये 4 महीने वहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन रहती है, बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो उस समय वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है, तो ये लोग वहाँ से नीचे चले आते थे। फिर जब समर्स आते थे मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो वो लोग फिर ऊपर चले जाते थे। तो इस तरीके से इन लोगों का स्वतः ही चढ़ाई चढ़ने उतरने वाला काम होता ही था। और कुछ महीने पहाड़ के नीचे तराई बसे एक गांव में। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। अब देखिए, हमने कहा ना, जो पहाड़ों का जो जीवन होता है वो अपने आप में बहुत मुश्किल होता है, मुश्किल ही नहीं बहुत मुश्किल होता है। तो ये हुआ कि क्या कहते हैं, जब ये नीचे आ जाती थी तो इनको स्कूल जाने के लिए भी ऊपर चढ़ना ही पड़ता था, चलना पड़ता था। तो ये एक चढ़ाई उतराई का जो काम है ये बचपन से ही वो करती हुई आ रही थी। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई और इधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू कर दी। अब भाई देखिए क्या होता है कि जो फाउंडेशंस होते हैं वो अक्सर ये कोशिश करते हैं कि हम नया नया टारगेट करें और उन टारगेट्स को अचीव करें, ताकि भाई सरकार भी हमारी तरफ ध्यान दे। अगर कुछ संस्थाएं बना दी जाती हैं, वो अगर ऐसे ही नॉर्मल वे में काम करती रहें तो सरकार भी उनको फंडिंग कहीं ना कहीं हद तक लिमिटेड कर देती है। लेकिन अगर वो कुछ ऐसा काम करते हैं कि जो वाकई ही अलग हटकर है, तो उस कंडीशन में सरकार उनकी फंडिंग्स को बढ़ा देती है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो संस्था थी आपकी इंडियन माउंटेन फाउंडेशन, अब इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने देखा कि भाई हर साल हमारे फाउंडेशन से बहुत सारे लोग इन पहाड़ों पर चढ़ते हैं, लेकिन अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो अलग हो। अब उन दिनों में महिलाएं इस क्षेत्र में नहीं आती थी। आजकल देखिए महिलाएं भी एडवेंचर के क्षेत्र में हैं, वो भी खूब पर्वत वगैरह चढ़ती हैं, लेकिन अगर हम बात करें उस समय जब बचेंद्री का टाइम था तो उस समय महिलाएं इन क्षेत्रों में नहीं आती थी, क्योंकि ये टफ एरिया माना जाता था। तो अब उन लोगों ने, फाउंडेशन वालों ने सोचा कि भाई हम ऐसा करते हैं कि कुछ अलग हटके करते हैं। हमारे पास पुरुष तो बहुत आते हैं, अब जो औरतें माउंटेन चढ़ना चाहती हैं उन औरतों की खोज करो, हम उन्हें प्रशिक्षित करेंगे और पहाड़ों पर चढ़वाएंगे। यही किया उन्होंने। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। वो शामिल हो गई, भाई ये तो बचपन से पहाड़ चढ़ना चाहती थी। अब इन्हें एक ट्रेनिंग, भाई इतना स्टेमिना तो था, क्योंकि जिन जिन पहाड़ी क्षेत्रों में ये रहती थी उसमें बचपन से रहते हुए इतना स्टेमिना इनके अंदर आ चुका था कि ये आराम से पहाड़ों को चढ़ उतर सकती थी। लेकिन अब उनको एक ट्रेनिंग भी मिल जाती, इसलिए वो इसमें शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7,500 मीटर ऊंची माने जाने वाली चोटी पर सफलता से चढ़ गई। अब चूंकि बचपन से इन्हें ट्रेनिंग थी, आदत थी करने की, तो जब ट्रेनिंग के दौरान 7,500 मीटर का जो पहाड़ था बहुत ऊंचे आसानी से वो चढ़ गई। तो भाई लोगों को भी ताज्जुब हुआ कि भाई एक लड़की होते हुए इतना ऊंचा पहाड़ ये कितने आसानी से चढ़ गई। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ गया जब इन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रण लिया। मतलब अब ये ट्रेनिंग ले ली। अब देखिए क्या है, एवरेस्ट हमारे देश की, मतलब विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी मानी जाती है, तो अब इसको भी फतेह करना है। कहते हैं ना भाई धीरे धीरे टारगेट बढ़ाते जाओ।
तो इन्होंने ट्रेनिंग पूरी कर ली और फिर अपने दिल में ये ठाना कि नहीं, अब मुझे एवरेस्ट पर चढ़ना है। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण वर्णन स्वर्ण ही कलमबद्ध किया। अब इन्होंने किस तरीके से इस पूरी यात्रा को संपन्न किया, इसे खुद बचेंद्री ने लिखा, क्योंकि भाई ये तो पढ़ने में भी अच्छी थी तो लिखा है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है, यानी कि अब जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इसे खुद बचेंद्री ने लिखा है और हमारा ये पाठ उन्हीं के लेखनबद्ध किया गया है। यह लोमहर्षक अंश, लोमहर्षक यानी कि दिल को लुभा लेने वाला, बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। कहां से? जो बेस कैंप है जहां से शुरू हुआ, इन्होंने दिया ना कि अंतिम पड़ाव मतलब बेस कैंप से लेकर आप जब वो एवरेस्ट पे उन्होंने तिरंगा फहराया था, वहां तक की पूरी यात्रा को व्यक्त कर रहा है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम कदम मिलाता हुआ आज सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा है। अब जब हमने ये पाठ पढ़ा, आप लोगों को तो मैं इसे भी शॉर्ट में पढ़ाऊंगी, लेकिन मैंने ये चैप्टर आपकी बुक से पूरा पढ़ा हुआ है, तो और लिटरली ऐसा लगता है जैसे लगता है हम खुद उन बचेंद्री के साथ वो पूरी यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चाहे क्या कहते हैं स्नो फॉलिंग हो, बहुत तेज हवाओं का चलना हो, पैरों का बर्फ में धंसना हो, हर एक चीज़ का उन्होंने बहुत डिटेल से वर्णन किया है। तो हमें लगता है जैसे हम खुद भी उनके साथ ये पहाड़ चढ़ रहे हैं। अब हमारा शुरू होता है चैप्टर, ठीक है। अब चैप्टर में मैं ये बता दूं कि बचेंद्री ने अपने अनुभवों को खुद साझा किया है, तो उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, यानी कि तथ्य हैं। उन तथ्यों के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो चीजें जैसी हैं उनको एज इट इज ही रखना है। बचेंद्री पाल अपनी एवरेस्ट की चढ़ाई के सफर की बात करते हुए कहती हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला दल 7 मार्च को दिल्ली से हवाई जहाज से काठमांडू के लिए चल पड़ा। अब कहते हैं ना, ये अकेला नहीं होता, अब इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी कुछ फाउंडेशंस होते हैं, कुछ कंपनीज होती हैं। अब तो भाई अब ऐसे बहुत सारे ट्रैवल्स कंपनीज हो गई हैं जो एवरेस्ट की यात्रा कराते हैं, लेकिन इनमें ये जो दल होते हैं ये पूरी तरीके से अनुभवी होते हैं, ट्रेंड होते हैं, क्योंकि ये लोग खुद एवरेस्ट पर चढ़ चुके होते हैं। तो अब इसके लिए एक दल बनाया गया, जो दल 7 मार्च को दिल्ली से हवाई जहाज से काठमांडू नेपाल पहुंचा, क्योंकि भाई एवरेस्ट की यात्रा कहाँ, नेपाल से हो सकती है। तो ये लोग हवाई जहाज से 7 मार्च को कहाँ पहुंचे, काठमांडू के लिए चल पड़े, दिल्ली से चले हैं 7 मार्च को। उस दल से पहले ही एक मजबूत दल बहुत पहले एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए चला गया था। अब ये दल तो 7 मार्च को निकला दिल्ली से, लेकिन इससे काफी पहले एक दल और पहले पहुंच चुका था। अब उसे मजबूत दल क्यों कहा गया है, क्योंकि उसमें काफी अनुभवी लोग शामिल थे, जो पहले एवरेस्ट चढ़ चुके थे या उन्हें और पर्वतों को चढ़ने की क्या कहते हैं का अनुभव था, इसलिए उसे मजबूत दल कहा गया है। जिससे कि वह बचेंद्री पाल वाले दल के बेस कैंप पहुंचने से पहले बर्फ के गिरने के कारण बने कठिन रास्ते को साफ कर सके। बचेंद्री पाल कहती हैं कि नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। चलिए अब मैं बताती हूँ, जो एक दल 7 मार्च को जब ये दिल्ली से चली, तो उससे काफी पहले एक अनुभवी दल पहले बेस कैंप पहुंच चुका था, जहां से इनको यात्रा शुरू करनी थी। अब वो क्यों पहुंचा था, देखिए क्या होता है, ये यात्राएं जो पर्वतों की यात्राएं होती, खास तौर से अगर हम एवरेस्ट की बात करें तो ये गर्मियों में की जाती हैं। 7 मार्च ये गर्मियों का सीजन हल्का शुरू हो जाता है। आप देखिए ना, जो क्या कहते हैं प्लेन सरफेस होते हैं, यानी कि जो समतली इलाके होते हैं, वहां पर गर्मियां शुरू हो जाती हैं, पहाड़ों पर भी बर्फ गिरनी बंद हो जाती है, और जो गिरी थी अभी तक बर्फ वो सेटल्ड हो जाती है, भुसभुसी नहीं रहती। अब क्या होता है कि अभी तक बर्फ गिर चुकी है, सर्दियों का मौसम गया है, अब जिस रास्ते से चलना है, मान लीजिए बेस कैंप से आप इसको थोड़ा फिगर के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कि ये एवरेस्ट है, सपोज ये एवरेस्ट है, तो आप चढ़ाई कहाँ से शुरू करेंगे, आपको चढ़ाई यहाँ से शुरू करनी है, तो ये आपका बेस कैंप बनेगा, ठीक है। अब इस रास्ते से जब आप चढ़ोगे तो इन सारे रास्तों पर क्या है, बर्फ पड़ी हुई है, क्योंकि अभी ठंड का मौसम गुजरा है तो बर्फ तो गिरी है।
तो ये इन रास्तों को पहले चढ़ने लायक बनाया जाता है, क्योंकि इन यहाँ की बर्फ को साफ किया। लेकिन अभी भी आप समझो कि यहाँ पर मौसम अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है, अब इन पहाड़ों पर धीरे धीरे जैसे आप बढ़ोगे ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, हवाएं तेज होने लगती हैं, बर्फ बहुत ज्यादा होती है। तो क्या होता है, इनमें जो है बेस कैंप्स बनाए जाते हैं। अब ये आप एक दिन में यात्रा नहीं कर सकते हो। क्या होता है, जैसे अब आप यहां से चले तो जो पहला दल गया था उसने यहां से लेकर यहां तक के रास्ते को पहले क्या किया, साफ किया। यहां से लेकर यहां तक के रास्ते को साफ किया, वो यहां रुका, फिर उसके बाद यहां तक का रास्ता साफ किया, फिर यहां साफ किया, यहां बेस कैंप बनाया, फिर ये किया। अब ये लोग बेस कैंप क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो पर्वतारोही आ रहे हैं, वो एक दिन में इतनी ऊंची चढ़ाई तो चढ़ नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं, पहले यहाँ पर रुकते हैं, यहाँ अपना जो भी बेसिक चीजें हैं काम करना, एक दिन रुके क्योंकि सफर से आते हैं। अब 7 मार्च से वो काठमांडू पहुंचेंगे, काठमांडू से बेस कैंप आने में उन्हें एक दिन लगेगा। फिर वो यहाँ के मौसम से हैबिचुअल होने के लिए एक दिन अपना यहाँ पर देंगे, क्योंकि नीचे का मौसम जो अब वो दिल्ली से आ रहे हैं और वहां पहुंचेंगे, वहां का वेदर पूरी तरीके से ड्रास्टिक चेंज हो चुका होगा, माइनस में टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, मान लो 1 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर है, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर है। अब वो यहाँ से जब चढ़ेंगे तो उनका पहला बेस कैंप यहाँ होगा, ये फर्स्ट बेस कैंप होता है। ठीक है, अब इस बेस कैंप में आएंगे, फिर यहाँ रेस्ट करेंगे, फिर दूसरे दिन यहाँ से यहाँ चलेंगे तो ये सेकेंड बेस कैंप होता है, फिर ये थर्ड बेस कैंप होता है, और फिर ये फोर्थ बेस कैंप होता है। ठीक है, अब जब एक एक दिन करते, एक फर्स्ट डे यहाँ चढ़ेंगे, सेकेंड डे यहाँ, थर्ड डे यहाँ, फोर्थ डे यहाँ, फिर यहाँ इंतजार करने के बाद अब ये आपकी एवरेस्ट की चोटी है। अब एकदम नहीं बैठते, उससे पहले बेस कैंप आता है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर आने का मतलब है कि अब तक टेम्परेचर कम से कम नहीं तो -10 डिग्री हो चुका होता है। जो यहाँ 1 डिग्री था, ये -10 या उससे भी नीचे हो सकता है, हवाएं बहुत तेज हो सकती हैं। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा हमारा फिजिकली जो है लेवल और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो इसलिए इन बेस कैंप्स में होते हुए इनको चढ़ाया जाता है, और इनको जो है फिर यहाँ इंतजार करके फिर यहाँ पर इनको टाइम दिया जाता है। यहाँ अपना वो जो भी, भाई चूंकि एवरेस्ट की चोटी होती है, अब चोटी में ये समझ लीजिए एक समय में एक ही व्यक्ति खड़ा हो सकता है, एकदम पॉइंटेड होता है। आप यहाँ कहो कि वहाँ कई सारे लोग खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता एकदम। अभी आप जब ये चैप्टर पढ़ोगे ना, इससे ही मुझे अंदाजा हुआ कि वहां पर एक आदमी के खड़े होने की भी जगह नहीं होती है, इतना वो वहां पर स्पेस है। फिर करके फिर इसी को नीचे आने के लिए भी सेम यही प्रोसीजर दोहराए जाते हैं। नीचे आना फिर भी आसान है, इसलिए हो सकता है एक दिन में 2 बेस कैंप पार कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। तो बेस जो पहला दल गया था बचेंद्री पाल से पहले, जिसे मजबूत दल कहा गया, उस दल ने इन सारे रास्तों को साफ किया और जगह जगह बेस कैंप्स बनाए। ये सारा काम उस मजबूत दल का था, क्योंकि उन मजबूत दल में बहुत अनुभवी लोग थे जो पहले एवरेस्ट चढ़ चुके थे, उन जगहों से अच्छी तरह वाकिफ थे। ठीक है, अब आते हैं नमचे बाजार, जो कि काठमांडू से जब ये लोग फ्लाइट में लैंड किए तो वहां से बेस कैंप के जाने के रास्ते में पड़ता है। लेखिका ने फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट को नमचे बाजार से ही देखा था। कहां से देखा था? नमचे बाजार से पहली बार देखा। और वहां की लोकल लैंग्वेज में जो है माउंटेन पर जो है आपका, उसको सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा। अभी हम आगे पढ़ेंगे। बचेंद्री पाल ने नमचे बाजार शेरपा लैंड को एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र बनाया। अब जैसे जैसे आप ऊपर पढ़ोगे वैसे वैसे क्या होता है, जो रिहायशी इलाके होते हैं वो कम होते जाते हैं। वही हुआ यहाँ पर। यहीं से बचेंद्री पाल ने सर्वप्रथम एवरेस्ट देखा। कहां से? नमचे बाजार से पहली बार एवरेस्ट को देखा। बचेंद्री पाल कहती हैं कि लोगों के द्वारा शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिणी पूर्वी पहाड़ियों पर तूफानों को झेलना पड़ता है। ठीक है, दक्षिण, आप उन्होंने कहा दक्षिणी पूर्वी, यानी कि साउथ ईस्ट एरिया से आने वाली तूफानों को झेलना पड़ता है, क्योंकि हवा बहुत तेज होती है, विशेषकर जब मौसम खराब होता है। अब पहाड़ों पर मौसम
पल में बदलता है। लिटरली मैं बता रही हूँ, मैं खुद पहाड़ों पर गई हूँ, मैं माउंटेन पे तो नहीं गई, लेकिन हाँ मैं केदारनाथ गई थी। इतनी तेजी से वहां मौसम बदलता है, जैसे लगता है आंखें नहीं झपकती हैं वैसे। आप अभी यहाँ बैठे हो, चाय पी रहे हो, फटाक से बादल आ गए, बारिश हो गई। इतना तेजी से मौसम बदलता है। तो वहां पर वेदर बहुत तेजी से बदलता है और एकदम एक्सट्रीम हो जाता है। जब उनका दल 26 मार्च को पेरिच पहुंचा तो उन्हें हमें बर्फ से के खिसकने के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुख भरा समाचार दिया। अब ये जो बेस कैंप्स बनाए जाते हैं, इनको नाम भी दिया जाता है। तो जो सबसे पहला बेस कैंप था वो पेरिच था। अब ये लोग 7 मार्च को चले और फिर कहाँ पहुंचे, 26 मार्च को जब पेरिस पे पहुंचे। 7 मार्च काठमांडू, काठमांडू से फिर ये लोग उन लोग को आना था कहाँ, माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक। तो ये सारा सफर करने में इन लोगों को 26 मार्च लग गया। और 26 मार्च को जब ये लोग पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ऊपर जो है बर्फ खिसकने के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु का समाचार मिला। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। अब देखिए, माउंट एवरेस्ट पे जब हम चढ़ते हैं, अब चूंकि जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो मेरे लिए चढ़ना ही अपने आप में मुश्किल है, अपने शरीर को संभालना मुश्किल है, ऑक्सीजन को करना मुश्किल है। अब इस पर चढ़ाई करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट लेने पड़ते हैं हमें। तो अब हमारी आदत नहीं है, तो उसके लिए हमें कुली करना पड़ता है। अब कुली वहाँ के नेपाली लोग होते हैं जो इन पहाड़ों पर रहने, चलने, आने जाने के लिए हैबिचुअल होते हैं। इस कारण से क्या होता है, ये लोग सामान लाद कर चलते हैं जो हमें ऊपर की तरफ, खाना पीने के सामान तो अलग है, इसके लिए ऊपर चढ़ाई है, मेडिसिन है, इन सब के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये सारी चीज़ें भी ज़रूरत पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें ये शेरपा कुली लेकर चलते हैं। अब ये बताया गया कि ऊपर बेस कैंप में जो है वो लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से बर्फ में दबने के कारण एक कुली की मृत्यु हो गई। यहाँ पर करीबन जो ये दल जा रहा था, इसके साथ 16 शेरपा कुलियों को लगाया गया था। कितना? 16, जो सामान लेकर ऊपर चढ़ने वाले थे। उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी 15 बजे। इस समाचार के कारण बचेंद्री पाल के अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाई उदासी को देखकर उनके दल के नेता कर्नल खुल्लर ने सभी सदस्यों को साफ साफ कह दिया कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करना कोई आसान काम नहीं है। वहां पर जाना मौत के मुंह में कदम रखने के बराबर है। अब क्या हुआ, चलिए देखते हैं। जब हम कोई काम शुरू करने जा रहे हों और उससे पहले हमें कोई मिस हैपनिंग की खबर मिल जाए तो हमारा जो मोराल होता है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर वही हुआ। बचेंद्री पाल और उनके दल के जितने लोग थे, जब उन लोगों को पता चला कि भाई शेरपा कुली की मृत्यु हो गई, तो ये खबर उनको खुद को भी डरा रही थी। उन लोगों का मोराल जो अभी तक हाई था वो थोड़ा डाउन हो गया कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो जो इनके दल के नेता थे कर्नल खुल्लर, क्या नाम था उनका, कर्नल खुल्लर, उन्होंने सभी सदस्यों को साफ कह दिया कि एवरेस्ट की चढ़ाई करना कोई आसान काम नहीं है। आपने अभी तक जितने भी एवरेस्ट चढ़े हों, मतलब एवरेस्ट कहने जितने भी पहाड़ चढ़े हों, उनमें ये चढ़ाई सबसे कठिन चढ़ाई है। तो वहाँ पे जाना मौत के मुंह में कदम रखने के बराबर है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा एक चीज़ और कि भाई मौत जो है वो जीवन चक्र का एक अंतिम पड़ाव है, ये हर किसी के साथ आना है, तो इससे डरने की बात नहीं है। उसकी मौत ऐसे लिखी थी तो ऐसे ही हुई। तो एक तरीके से उन लोगों को आने वाले खतरों के लिए आगाह भी किया और जो उनका मोराल डाउन हो गया था उसको भी थोड़ा सा पिचअप किया, ठीक है। बचेंद्री पाल कहती हैं उपनेता प्रेमचंद जो पहले वाले दल का नेतृत्व कर रहे थे, वे भी 26 मार्च को पेरिस लौट आए। अब क्या हुआ कि जो पहला दल आया था, याद है 7 मार्च से पहले जो पहला दल रवाना हुआ था जिसका काम था बर्फ को साफ करना, तो अब कहते हैं ना, अब जब ये दल बनाए जाते हैं तो इसमें जो लोग एवरेस्ट चढ़ने आ रहे हैं इनके साथ अलावा भी होते हैं भाई। इनको गाइड करने के लिए जो मेन थे वो थे कर्नल खुल्लर, उनसे नीचे जो नेता थे उनका नाम था क्या, प्रेमचंद। उन्हीं प्रेमचंद की अगुवाई के साथ वो टीम ऊपर गई थी बर्फ साफ करने, उन्हीं के साथ वो शेरपा कुली गए थे जिनमें एक शेरपा कुली की मौत हो गई। अब वो भी 26 मार्च को, जब हमारी लेखिका
पैरिच पहुंची थी, तभी उस दल के नेता जो प्रेमचंद जो उपनेता थे, जो दल को लेकर ऊपर गए थे सफाई करवाने, बर्फ को साफ करने, बेस कैंप लगवाने, वो भी पैरिच वापस आ गए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, दल के नेता थे कर्नल खुल्लर और जो उपनेता थे उनका नाम था प्रेमचंद। ठीक है, उन्होंने बचेंद्री पाल के दल की पहली बड़ी समस्या बचेंद्री पाल और उनके साथियों को खुम्बू हिमपात की स्थिति के बारे में बताया। ठीक है, अब जैसे जैसे अब अलग अलग, अब पहाड़ चढ़ना ये थोड़ा ना कि सीधे सीधे चढ़ते जाओ, उनमें कोई बहुत मुश्किल जगहें भी होती हैं, कुछ दर्रे होते हैं, दर्रों का मतलब होता है पहाड़ों के बीच की जो दरारें होती हैं, इनके होते हैं। वैसी एक जगह का नाम था खुम्बू हिमपात। ठीक है, वहां की स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने बचेंद्री पाल और उनके साथियों को ये बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों के रास्ते से चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। अब जैसे बताया कि अब आपको जो जो जगह चढ़नी थी, उससे पहले एक दल जाकर सारे, तो क्या होता है कि चूंकि ऊपर सफेद 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 बर्फ है, तो बर्फ हटाई भी गई है, हर जगह रस्सियां बांधी गई हैं, झंडियां लगाई गई हैं, जहां पर दरारें हैं बीच बीच में, वहां वहां पर क्या किया गया है, सीढ़ियों से पुल बना दिए गए हैं। सिंपल एक तरीका होता है। ठीक है, तो ये अब जैसे मैं आपको इसको एक पिक्चर के माध्यम से बता देती हूँ कि क्या है। जैसे कि मैंने बताया ना कि ये मान लीजिए पहाड़ है, सिंपल एक ये पहाड़ है। अब क्या होता है, अब जो लोग चढ़ने वाले उनको रास्ते का तो पता नहीं है, रास्ते का पता है नहीं पता है, तो उनके लिए क्या किया जाता है, जैसे यहाँ से है तो यहाँ से ऐसे ऐसे करके झंडियाँ लगा दी जाएंगी, ये ऐसे ऐसे करके झंडियाँ लगा दी जाती है। आपको इस रास्ते जाना है, फिर ये पहला बेस कैंप आ गया, तो इस झंडी से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक रस्सियाँ बांध दी जाती। जब ये लोग चढ़ेंगे तो उन्हें पता है कि इसी रास्ते से, पता चला वो इस रास्ते ना चल दें, है ना, तो ये रास्तों को चिन्हित कर दे। अब मान लीजिए बीच में अगर कोई दरार आ गई, समझ लीजिए ये पहाड़ है, इस पहाड़ के बीच में यहाँ कोई दरार पड़ी हुई है, तो इसको भी देख लिया गया, तो इस जगह क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर एक पुल बना दिया जाता है, ताकि आप जब इससे आगे बढ़ो तो इस पुल से चढ़ते हुए आप आगे बढ़ते चले जाओ। तो ये बात प्रेमचंद जी ने बता दी कि आप सभी के लिए रास्तों को सिक्योर कर दिया गया है, जो कठिनाइयां हैं, जो तकलीफें हैं, वो सारी चीजें पता चल कर ली गई। उन्होंने बचेंद्री पाल और उनके साथियों का ध्यान इस पर भी दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है, जिसके कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और उन लोगों को रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। अब देखिए, जो पहला दल गया उसने अपनी तरफ से पूरा काम कर दिया, लेकिन साथ अब चूंकि मैंने बताया ना पहाड़ है, वहां पे वेदर एक्सट्रीम होता है, एकदम पल पल में बदलता है, लेकिन बीच में कुछ ग्लेशियर्स भी पड़ते हैं। अब ग्लेशियर क्या होता है, आप लोगों ने देखा ना, पहाड़ों के बीच से नदियां बहती हैं, आपने ये देखा है, लेकिन नदियां लिक्विड में बहती हैं। जब आप बहुत ऊपर में जाएंगे तो वहां बर्फ की नदी होती है। मतलब क्या होता है, ग्लेशियर्स क्या होते हैं, इसे ये भी एक नदी होती है, लेकिन बर्फ की नदी होती है, और वो सॉफ्ट बर्फ नहीं होती, वो सॉलिड बर्फ होती है, पत्थर की तरह बर्फ होती है, वो हमेशा चलती रहती है, खिसकती रहती है, बहुत तेजी से नहीं, धीमे धीमे खिसकती है। लेकिन साथ में प्रेमचंद ने ये बताया कि भाई हमने सब कुछ कर तो दिया है, लेकिन ऊपर अभी बर्फबारी हो रही है, मार्च का समय है, लेकिन अभी पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, इसलिए जो चीज काम हम करके आए हैं हो सकता है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और आपको रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़े। ग्लेशियर्स अगर मान लीजिए ज्यादा तेजी से खिसकने लगते हैं तो भी आपका रास्ता डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो भी आपको रास्ता फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, बचेंद्री पाल कहती हैं कि बेस कैंप में पहुंचने से पहले उन्हें और उनके साथियों को एक और मृत्यु की खबर मिली। ठीक है, अभी तो एक शेरपा की मृत्यु की खबर मिल चुकी थी, अब फिर से उन्हें एक और शेरपा की मृत्यु की खबर मिली। जलवायु के सही ना होने के कारण एक रसोइया सहायक की मृत्यु हो गई। अब खाना, अब ये तो नहीं है कि भाई हम ऊपर चल रहे हैं तो हमारा खाना भी हम ही बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है कि जो बेस कैंप में जो रसोइये होते हैं ना, वो खाना बनाते हैं। अब चूंकि वहां ठंडा है, चीजें तुरंत सॉलिड होती हैं, तो वो सब चीजें जम जाती हैं, और जमने के कारण क्या होता है, वहां पे उसे कैरी करके ऊपर ले जाया जा सकता है और फिर आप उसको गैस से जलाकर उसे पिघलाकर आराम से खा सकते हो, ये चीज होती है।
तो ये बताया गया कि जो बेस कैंप में एक सहायक यानी कि जो हेल्पर था, मेन कुक का जो हेल्पर था, वो वेदर चेंज की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। वेदर चेंज जैसे मैंने बताया कि ये सब कहाँ से आए थे, दिल्ली से आए थे। अब दिल्ली में मार्च में कैसा मौसम रहता है? ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के चलो कि आप 18-20 डिग्री टेम्परेचर चलता है, ठीक है, 20 नहीं 25 डिग्री चलेगा। लेकिन अब आप जब यहाँ पर आओगे तो 1 डिग्री होगा, -1 होगा, -2 होगा। तो कितना वेदर मतलब टेम्परेचर का फर्क है। तो वो जो जलवायु चेंज होती है, कुछ लोगों का जो शरीर है वो स्ट्रांग होता है, उसे बर्दाश्त कर लेता है, कुछ लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। तो इसी वजह से उस हेल्पर कुक का जो है वो मृत्यु हो गई। ठीक है, ये चीज बताई गई। निश्चित रूप से अब बचेंद्री पाल और उनके साथी आशा उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं चल रहे थे, यानी कि उन लोगों को भी अब अंदर अंदर डर लगने लगा था। अभी तक 2 मृत्यु, एक शेरपा कुली की और एक हेल्पर कुक की जो मृत्यु हो चुकी थी, इससे वो लोग अब तक डर चुके थे। सभी घबराए हुए थे। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन बचेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। अब माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची श्रृंखला है, श्रेणी है, मतलब सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन उसके आसपास और भी चोटियां हैं। जब बेस कैंप पे हमारी लेखिका पहुंची तो उन्होंने एवरेस्ट को एकदम नजदीक से देखा और साथ ही साथ उसकी और भी आसपास की जो श्रेणियां थी, यानी कि और भी श्रृंखलाएं ऊंची थी, जैसे कंचनजंगा वगैरह हैं, उन सबको भी देखा। बचेंद्री पाल हैरान होकर खड़ी रह गई। बचेंद्री पाल कहती हैं कि दूसरे दिन नए आने वाले अपने ज्यादातर सामान को वे हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। ठीक है, अब बेस कैंप क्या होता है, दूसरे दिन जब उन्होंने चढ़ना शुरू किया तो दूसरे दिन वो खाली उसे आधे रास्ते तक ही ले जा पाई। डॉक्टर मीनू मेहता ने बचेंद्री पाल और उनके साथियों को एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और उनके पहले दल के तकनीकी कार्यों के बारे में उन्हें विस्तार से सारी जानकारी दी। अब इन्हें चढ़ना है ऊपर, तो चढ़ने से पहले, अभी तक तो ट्रेनिंग अच्छी हो चुकी है, लेकिन चढ़ने से पहले भी कुछ चीजें होती हैं। अब जैसे है, हम आगे चल रहे हैं तो हमारे पीछे आने वाले लोग हमारे साथ चलें, तो उससे रस्सियों से पुल बनाना पड़ता है। एल्युमिनियम की सीढ़ियों, जहां दरारें आ जाएं, कुछ आ जाए, तो उस जगह को पार करने के लिए पुल बनाना पड़ता है, तो एल्युमिनियम का पुल बनाया जाता है। और बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे इन्होंने आड़ी तिरछी बर्फ बनाना कर रस्सियों को बांधना बताया, लट्ठों का और रस्सियों का उपयोग करना बताया। ये सारा काम जो सिखाया किसने बताया? डॉक्टर मीनू मेहता ने बताया। जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं भाई, वहाँ पे ऊपर आपके ये फ़ोन, मोबाइल, टेक्निकल ये चीज़ें काम नहीं होती, यहाँ पर आपको सारे इक्विपमेंट्स काम आते हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी डॉक्टर मीनू मेहता ने पूरे दल को दी। बचेंद्री पाल कहती हैं कि उनका तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए पहले से निश्चित था। अब इनको भाई 26 को वो पहुंची, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अब जो इन्होंने बोला ना कि तीसरा दिन हिमपात से, खम्बू हिमपात याद है ना, खम्बू हिमपात पे पहुंचे थे ये लोग, से कैंप 1 तक, खम्बू हिमपात से कैंप 1 तक इनका पहला ये काम था कि ये लोग सामान ढोकर ले जाएंगे और साथ ही साथ इनकी चढ़ाई की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, निश्चित था कि इस दिन ये लोग चढ़ाई करेंगे। रीता, गोबू तथा बचेंद्री पाल साथ साथ चढ़ रहे थे। अब क्या होता है कि 7-8 लोगों का दल नहीं बनाया जाता, इसमें 2-2, 3-3 लोगों का दल बनाया जाता है, जिसमें 2 सदस्य होते हैं और 2 आपके कुली होते हैं। तो इसमें बचेंद्री पाल थी, रीता गोबू थी और इनके साथ शेरपा थे। इन लोगों का दल जो है बनाया गया ऊपर चढ़ने के लिए एक साथ। उनके साथ एक वॉकी टॉकी था। मैंने कहा ना, ऊपर टेक्निक्स काम नहीं आती, जो आपके पास टेक्नोलॉजी जो है ना, ये सारे टेक्स काम नहीं आते कि मोबाइल है, ये है, वो है, कुछ काम नहीं आता। तो ऊपर क्या है, बात करनी है तो इन सभी को वॉकी टॉकी दिया जाता है, ठीक है, वो काम आते हैं, जिससे वे अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। ठीक है, अब आप कहाँ चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, कैसी कंडीशन है, आपको बराबर बेस कैंप को इसके लिए इन्फॉर्म करना पड़ता है।
कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब गीता गोबू और बचेंद्री पाल ने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी। अब ये लोग बेस कैंप नंबर 1 पर पहुंच गए। ठीक है, तीसरा दिन था 26 से, 26 को ये खुम्बू हिमपात पे पहुंचे थे, हिमपात से बेस कैंप तक ये तीसरे दिन पहुंचे। और जैसे ही इन्होंने नीचे बेस कैंप में ये इंफॉर्मेशन दी कि मतलब कि हम लोग बेस कैंप नंबर 1 पे पहुंच गए हैं, इस बात को सुनते ही जो पूरे अभियान दल के नेता थे कर्नल खुल्लर, वो बहुत ही खुश हुए। क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल 2 ही महिलाएं थी, सिर्फ 2 ही महिलाएं थी। जब अप्रैल में बचेंद्री पाल कैंप बेस में थी, तेंजिन अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ उनके पास आया। ठीक है, अब तेंजिंग कौन था? तेंजिंग उनका शेरपा था। ठीक है, जो बिना ऑक्सीजन के जो है आपका एवरेस्ट चढ़ चुके थे। तो ये अपनी छोटी बेटी, एक छोटी सी बेटी थी डेकी के साथ वहां पर पहुंचा बेस कैंप नंबर 1 पे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बात होती रहे। देखिए क्या है, अब चूंकि हमें बहुत मुश्किल रास्ता तय करना है, तो हमारे साथ जो चल रहे हैं उनसे हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन अच्छा होने के लिए हमारी बात अच्छी होनी चाहिए। अब जो शेरपा कुली हैं वो चढ़ाई में माहिर हैं, यानी कि वो पहले एवरेस्ट चढ़ चुके हैं, इसलिए उन्हें इस अभियान में रखा गया है। इसलिए जो लोग पर्वतारोहण के लिए आते हैं उनके साथ इन शेरपा कुलियों की अच्छे से बात होनी जरूरी होती है। तो ये तेंजिन ने और सभी ने, चाहे प्रेमचंद जी हों चाहे कर्नल खुल्लर हों, सभी ने इस चीज पे खास तौर से ध्यान दिया कि आपस में बात होती रहे। बचेंद्री पाल कहती हैं कि जब उनकी बारी आई तो उन्होंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि वे इस चढ़ाई के लिए बिल्कुल ही नई सीखने वाली और एवरेस्ट पर उनका पहला अभियान है। अब चूंकि सब साथ बैठे तो सब एक दूसरे को परिचय दे रहे थे। अब जब बचेंद्री की बारी आई कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, तो उन्होंने कहा कि मैं पर्वतों पर रहने वाली लड़की जरूर हूं, लेकिन ये मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और बचेंद्री पाल से कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पे जाना पड़ा है। अब तेंजिंग वहां पर बैठे थे, शेरपा कुली थे, तो बचेंद्री ने जब ये कहा कि भाई ये मेरा पहला अभियान है, तो तेंजिंग हंसे और बोले मेरा भी ये पहला अभियान है, जबकि उससे पहले वो 7 बार एवरेस्ट होकर आ चुके हैं। तब उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे सीधे सीधे सामने लोगों को इंकरेज करना है और ये बताना है कि हम चाहे भले 7 बार उस जगह पर चल चुके हैं, लेकिन ये रास्ते इतने एक्सट्रीम हैं कि हर बार मुझे पहला जैसा ही अनुभव होता है, क्योंकि हर बार ये रास्ते, वहाँ की परिस्थितियाँ, सारे चैलेंजेस, सब कुछ बदल जाता है, नया होता है, पहले जैसा कुछ नहीं रहता। तो भले मैं 7 बार पहले एवरेस्ट चढ़ चुका हूं, लेकिन तब भी अगर मैं आज चढ़ूंगा तो मेरे लिए ये पहला अभियान होगा, क्योंकि 7 बार जो परिस्थितियां रही, इस बार 8वीं बार वो परिस्थितियां फिर से बदली हुई होंगी, पहले जैसी नहीं रहती है। फिर अपना हाथ बचेंद्री पाल के कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा कि बचेंद्री पाल एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती है। अब देखिए, पर्वतीय लड़कियां कैसी, कहने का मतलब स्ट्रांग होना। आप यकीन करो ना करो, पहाड़ों पर रहने वाले लोग, मतलब जो समतली स्थानों पर रहने वाले लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग समतली स्थानों पर रहते हैं, हमसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो बचेंद्री पाल की कद काठी, उनका जज्बा देखकर तेंजिंग ये चीज समझ चुके थे कि ये पक्की पर्वतीय लड़की है और ये हिम्मती भी है। उसे तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि चढ़ाई चढ़ते हैं, आधे रास्ते में उन्हें डर लगता है तो वापस आ जाते हैं, उनकी तबीयत खराब होती है तो वापस आ जाते हैं। लेकिन तेंजिन को यकीन था कि बचेंद्री पाल का ये पहला अभियान है और ये पहली बार में ही शिखर पर पहुंच जाएंगी। बचेंद्री पाल कहती हैं कि 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन वह ल्होत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। ठीक है, अब इन्होंने कब शुरू की थी, कब ये 7 मार्च को शुरू करी थी,
लेकिन ऊपर जाकर बेस कैंप नंबर 3 पर कब पहुंची? 15-16 मई 1984 को। याद रखिए, 26 मार्च को ये कहां खुम्बू हिमपात बेस कैंप में आ गई थी। ट्रेनिंग करना, सब कुछ करना करते करते 16 मई को ये वहां पर पहुंची जाके। अब वहां पे जो कैंप बना था, कैंप नंबर 3, ठीक है, वो कैसा था? नायलॉन का बना हुआ था। वह गहरी नींद में सोई हुई थी। अब अच्छा कैंप था, थक जाते हैं भाई पूरा दिन चढ़ते चढ़ते, ऊपर वो आराम से रात में सो रही थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग उनके सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से उनकी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। अब बेस कैंप के अंदर वो लेटी हुई थी, रात के 12:30 बज रहे थे और एकदम से कोई सख्त चीज उनके सर पे आकर टकराई और एक बहुत बड़े धमाके की आवाज हुई। एक्चुअल में वहां पर लैंडस्लाइड हो गया था, हिमस्खलन किसी के जात कहते हैं, जिसे एवलांच, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एवलांच बोलते हैं। हिमस्खलन, जो बर्फ टूटकर गिर जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं। एक लंबा बर्फ का पिंड उनके कैंप के ठीक ऊपर लेहोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गया था। बर्फ टूट के क्या आ गई थी? उनके ऊपर आ गई थी और उनका एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा बन गया था, मतलब वो पूरी तरीके से बर्फ के नीचे दब गई थी। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से बचेंद्री पाल और उनके साथियों को तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए। अब उनके जो शेरपा थे, क्या नाम था? लोब्सांग। उन्होंने अपनी स्विस छुरी निकाली, तंबू काटा, बर्फ हटाई और क्या कहते हैं, बचेंद्री पाल और उनके जो साथी थे उनको उस कैंप से बाहर निकाल लिया, क्योंकि वो सब बर्फ के नीचे दब गए थे। उन्होंने बचेंद्री पाल के चारों तरफ से कड़ी जमी बर्फ की खुदाई की और बचेंद्री पाल को उस बर्फ की कब्र से निकालकर बाहर खींच लाने में सफल हो गए। तो अब वो चारों तरफ जो बर्फ में वो दबी हुई थी, सब कुछ था, उसे खींचकर वो बाहर ले आए। बचेंद्री पाल कहती हैं, अगली सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे। अब चूंकि ये तुरंत नीचे पता चल गया बेस कैंप में कि भाई ऐसे इंसिडेंट हुआ है, एक एवलांच आया है जिसके नीचे, तो तब तक सुरक्षा जो आज नीचे से बेस कैंप से होगा, जो भी है, वहां से सारे सुरक्षा दल बेस कैंप नंबर 3 पर आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक वे सभी कैंप 2 पर पहुंच गए। अब ऊपर 3 पे थे, 3 से ऊपर 2 पे चले गए। बचेंद्री पाल और उनके दल के नेता कर्नल खुल्लन ने पिछली रात हुए हादसे को उनके शब्दों में कुछ इस तरह से कहा, ठीक है, जो पिछली रात जो हादसा हुआ उसके बारे में कर्नल खुल्लन ने क्या कहा? यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक अत्यंत साहस से भरा कार्य था। इतनी ऊंचाई पे जहां अपने आप को बचाना मुश्किल होता है, वहां पर दूसरों को बचा ले जाना और ज्यादा मुश्किल होता है, तो ये काम बहुत साहस भरा रहा। बचेंद्री पाल कहती हैं कि सभी 9 पुरुष सदस्यों को जिन्हें चोटें आई थी और हड्डियां टूटी थी, उन्हें बेस कैंप में भेजना पड़ा। अब देखिए, इतना बड़ा टूट कर आया तो बहुत सारे लोगों को चोट भी लगी, तो करीबन 9 लोग थे जिन्हें चोट लगी, उन्हें वापस नीचे बेस कैंप में यानी कि खुम्बू हिमपात में भेज दिया गया। तभी कर्नल खुल्लर बचेंद्री पाल की तरफ मुड़े और कहने लगे, क्या वह डरी हुई है? इसके उत्तर में बचेंद्री पाल ने हाँ में उत्तर दिया। अब चूंकि वो खुद रात में बर्फ के नीचे दब चुकी थी, तो देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि सबका मोराल डाउन नहीं होना चाहिए, और कर्नल खुल्लर ये जानते थे कि अगर किसी का मोराल डाउन हुआ तो इतने बड़े पर्वत पर चढ़ पाना आसान नहीं है। अब चूंकि बचेंद्री रात में बर्फ के नीचे दब चुकी थी, उनको चोट नहीं आई, अच्छी बात थी, लेकिन उनका मोराल तो डाउन नहीं हुआ, इस बारे में पहले पता करना जरूरी था। तो कर्नल खुल्लन ने सीधे बचेंद्री से पूछा, क्या आप डर गई हैं? तो बचेंद्री ने सीधे उसे हाँ में सिर हिलाकर बोला, हाँ मैं डर गई हूँ। कर्नल खुल्लन ने फिर से पूछने पर कि क्या वह वापस जाना चाहती हैं, कि भाई आप डरी हुई हो, आप आगे नहीं जाना चाहे, क्या वापस जाना चाहती हो? इस बार बचेंद्री ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, वह वापस नहीं जाना चाहती हैं। अब मान लीजिए अगर हम डरे हुए हैं तो सबसे पहली बात हो, क्या आप आगे चलना चाहोगे या आप नीचे जाना चाहोगे? तो बचेंद्री ने सीधे बोला कि नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहती। बचेंद्री पाल कहती हैं कि दोपहर बाद उन्होंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने
और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। अब क्या हुआ कि भाई हम नीचे से तो ऊपर चढ़ रहे हैं, हम बेस कैंप नंबर 3 तक पहुंच चुके थे। अब ये था कि बेस कैंप नंबर 3 पे बर्फ गिर गई थी, वहां पर लोगों को चोटें आ चुकी थी। अब ये वहां पर सारा सामान भी टूट फूट गया था। तो अब ये हुआ कि चलो भाई आगे लोगों को बढ़ना है, क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो उस कंडीशन में क्या है कि अब इन लोगों की मदद करनी है। तो वो क्या हुई कि उन्होंने कहा कि भाई मेरी चाय खत्म बर्बाद हो गई, गर्म पानी नहीं है, खाने को नहीं है। तो उन्होंने ये निश्चय किया हम 3 से नीचे उतरेंगे, यहाँ से हम सारी रिफिलिंग करेंगे और फिर ऊपर आएंगे। तो ये भाई बात सही है, इतना मुश्किल रास्ता जो आप चढ़कर गए हो फिर वापस आना, और वापस भी क्यों आ रहे हो, क्योंकि आपको दूसरों की मदद करनी है इसलिए। तो बचेंद्री का ये निर्णय भी अपने आप में साहस भरा था। ठीक है, उन्होंने बर्फीली हवा में ही तंबू के बाहर कदम रखा, जिस कैंप में वो थी उसी के बाहर उन्होंने कदम रखा। बचेंद्री पाल को जय जेनेवा स्पर की चोटी से ठीक नीचे मिला। ठीक है, चोटी से। अब उनके साथ एक और थे जय, जो साथ में चल रहे थे, वो उनको जब वो नीचे उतर रही थी तो वो वहां पर मिले। उसने बचेंद्री पाल के द्वारा लाई गई चाय वगैरह पी ली, लेकिन बचेंद्री पाल को और आगे जाने से रोकने की कोशिश भी की कि भाई तुम नीचे क्यों उतर रही हो। जय ने चाय, वो जो चाय लाई थी वो तो उन्होंने पी ली, लेकिन उन्हें आगे जाने से रोका कि भाई तुम नीचे नहीं उतरो, तुम इतना ऊपर चढ़ चुकी हो तो तुम फिर वापस क्यों जा रही हो। मगर बचेंद्री पाल को वो की से मिलना था, कि उनके साथ के एक और दल के व्यक्ति थे, उन्हें की से मिलना था, उसे उन्हें टेंशन हो रही थी, उनकी मदद करनी थी, इसलिए वो अपनी आगे सफर जारी रखती हैं नीचे उतरने का। ठीक, थोड़ा और आगे नीचे उतरने पर उन्होंने की को देखा। अब पहले जय मिला था, फिर जब वो थोड़ा और उतरे तो उनको की मिल गया जिससे वो मिलना चाह रही थी। कि बचेंद्री पाल को देखकर चौंक गया। अब जो व्यक्ति ऊपर जा चुका है वो वापस फिर से नीचे आ रहा है, तो भाई सामने वाला तो देखकर चौंक ही जाएगा। तो की चौंक गया और उसने बचेंद्री पाल से कहा कि उसने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया, कि भाई तुम्हें आगे बढ़ना था, तुम जोखिम लेकर वापस क्यों आ रही हो। ये चीज सीधे सीधे की ने बोला। बचेंद्री पाल ने भी उसे दृढ़ता पूर्वक कहा कि वह भी औरों की तरह एक पर्वतारोही है, इसीलिए वह इस दल में आई हुई है। तो उसने सीधे बोला कि भाई मैं भी तुम सबकी तरह पर्वतारोही हूँ, कि अगर मुसीबत आई है तो मैं मुसीबत में होती तो तुम लोग मेरी मदद करते। आज अगर तुम सब मुसीबत में हो तो मेरी भी ये फर्ज बनता है कि मैं भी तुम लोग की मदद करूं। तो इसीलिए तो हम दूसरे एक दूसरे का साथ देते हुए ऊपर चढ़ जाएंगे। ये बात सीधे सीधे बचेंद्री पाल ने कही। बचेंद्री पाल कहती हैं कि साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। साउथ कोल, ठीक है, ऊपर ही है, मतलब जब आप ऊपर चढ़ोगे तो ही वहां पर एक जगह है साउथ कोल, जो बहुत ही कठोर वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। बचेंद्री पाल कहती हैं अगली दिन वह सुबह 4 बजे उठी। 16 मई की सुबह उठी थी, तो उसके बाद उस दिन तो पूरा दिन इनका बाहर निकल गया। अब वो 17 मई की बात करी, अगले दिन सुबह वो 4 बजे उठी। उसने बर्फ को पिघलाया और चाय बनाई। अब वहां पे फ्रेश पानी तो मिलता नहीं है क्योंकि पानी तो सब जमा है, तो बर्फ को पिघला कर ही उसमें आप कुछ बना सकते। चाय बनाई, कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद वह लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। कहाँ, जो उनका जो टेंट था, 5:30 बजे उस तंबू, हम लोग 5:30 बजे यहाँ पे हम लोग को निकलना मुश्किल होता है, वो ठंड में वहां पे निकल गई। बचेंद्री पाल कहती हैं कि सुबह 6:20 पर जब अंगदोरजी और वह साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया। ठीक है, 6:20 पे। अब देखिए, अब कहोगे कि भाई मैम यहाँ तो अंधेरा रहता है, वहां पे 6:20 पे। जब आप ऊंचाई पे जाओगे तो सूरज वहां पर आपको जल्दी दिखाई देगा। 6:20 पे वहां पर दिन निकल आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। हवा तो हल्की हल्की चल रही थी, लेकिन ठंड, अब जितना जितना ऊपर जाओगे ठंड तो बढ़ती जाएगी, और वहां पर बहुत ही अधिक ठंड थी। बचेंद्री पाल उनके साथियों ने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अब सब रस्सी की मदद से चढ़ रहे थे, जो रस्सियां बंधी थी, लेकिन इन लोगों ने बगैर रस्सी की हेल्प लिए चढ़ाई चढ़ गए। अंगदोरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और बचेंद्री पाल भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अंगदोरजी चूंकि एक्सपीरियंस थे तो वो तो आराम से चढ़ते गए और बचेंद्री पाल भी उनके पीछे पीछे बगैर मुश्किल के ऊपर
चढ़ती हुई चली गई। बचेंद्री पाल कहती हैं कि जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी कि ऐसा लगता था मानो शीशे की चादरें बिछी। अब क्या होता है कि जैसे बर्फ गिरती है तो हल्की सॉफ्ट रहती है, आप उसमें पैर रखोगे तो आपका पैर धंस जाएगा, इस तरीके से होता है। लेकिन कहीं कहीं बर्फ जमी होती है, अगर खासतौर से आप ग्लेशियर्स के आसपास चलो तो वहां पर बर्फ जमी होती है और वो एकदम कांच की तरह सख्त होती है। अब कांच की तरह क्यों बताया गया? वैसे तो वो सख्त होंगी पत्थर की तरह, लेकिन कांच की तरह इसलिए क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, चिकनी होती हैं। ठीक है, चिकनी होती हैं और देखने में ट्रांसपेरेंट होती हैं, तो उनके अंदर आप देख सकते हो, इसीलिए उसे कांच की तरह बताया गया। उन सभी को बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और बचेंद्री पाल कहती हैं कि उन्हें इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांते काट सकें। अब क्या है, अब मान लीजिए कि अगर कांच की तरह है तो जाहिर सी बात है चिकनी है, आप उस पर पैर नहीं रख सकते हो। ठीक है, पैर रखने नहीं सकते, कैसे चढ़ोगे ऊपर? ऊपर चढ़ोगे कैसे? आपको पैर रखने की जगह होनी चाहिए। तो वो फावड़े से बर्फ को काटती जा रही थी ताकि पैर रखने की जगह बनाए। अब चूंकि बर्फ इतनी सख्त थी कि आपको चोट भी उतनी ही ताकत से करनी पड़ेगी ताकि फावड़े के दांत उसमें होल कर सके, है ना, सिंपल सी बात है। तो बचेंद्री पाल को बहुत ताकत भी लगानी पड़ रही थी। बचेंद्री पाल कहती हैं उन्होंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अपनी कदम अच्छी तरह सोच समझ के उठाया क्योंकि वो रास्ते मुश्किल हैं। अब ये नहीं कि आप आराम से चढ़ जाओ, आपको अगला कदम जो रखना है वो भी आपको सोच समझ के रखना है कि भाई ये जगह स्टेबल है, आप यहाँ पैर रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, आगे बढ़ोगे तो आप अपना हाथ कहाँ जमा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने जब जब एक एक कदम आगे बढ़ाया बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर उन्होंने आगे बढ़ाया कि मतलब ऐसा ना हो कि आगे मैं चलूँ और कहीं मुश्किल आ जाए और मैं गिर जाऊँ, फंस जाऊँ, इस तरीके से। क्योंकि वहां एक छोटी सी गलती मौत का कारण बन सकती थी। जैसे मैंने बोला, हर एक कदम सोच समझ के चढ़ाना है कि पता चला आपने आगे कदम बढ़ा दिया और आपका पैर स्टेबल नहीं हुआ तो आप फिसलोगे सीधे नीचे, मौत, खत्म काम, है ना। तो हर एक कदम अगर एक गलती है तो सीधे आप मौत के मुंह में जाएंगे। बचेंद्री पाल कहती हैं कि 2 घंटे से भी कम समय में ही वे शिखर कैंप पर पहुंच गए, यानी कि अब वो संभल संभल कर चल रहे थे, सारी चीजें थी, लेकिन 2 घंटे में ही वो नेक्स्ट कैंप पर, शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर देखा और उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे। यानी कि जो शिखर कैंप, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट का जो शिखर था उसके पहले जो कैंप बना था, उस कैंप से जो नीचे वाला कैंप था, ठीक है भाई, ये चोटी है, ये चोटी है, उससे पहले एक कैंप बनाया गया, उससे पहले, तो इन दोनों कैंप के बीच का डिस्टेंस तय करने में जो इनसे पहले दल आया था उसे 4 घंटे लगे थे, लेकिन बचेंद्री पाल के दल को ये डिस्टेंस पूरा करने में कितना टाइम लगा? 2 घंटे का समय लगा। यदि अब उनका दल इसी गति से चलता रहे तो शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। यानी कि हम लोग जो शिखर से पहले जो बेस कैंप था वहां तक ये लोग पहुंच गए। अब उन्होंने कहा कि अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो दोपहर 1 बजे हम कहाँ होंगे? शिखर पे होंगे, यानी कि माउंट एवरेस्ट के टॉप पर होंगे। ये चीज उन्होंने बोली। लाहाटू ने ध्यान दिया कि बचेंद्री पाल उन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही हैं। ठीक है, तो वैसे आवश्यक कितनी है? 4 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लेकिन बचेंद्री पाल कितना लेके चल रही है? 2.5 लीटर ऑक्सीजन लेकर चल रही है। ये चीज लाहाटू ने ध्यान दी। ठीक है, बचेंद्री पाल कहती हैं कि जैसे ही उसने बचेंद्री पाल के रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, बचेंद्री पाल की उन्हें महसूस हुआ कि सीधी और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही है। अब क्या होता है, जैसे मैं बताती हूँ, जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन का रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर इससे कहा जाता है कि आप जो है पर मिनट के हिसाब से मतलब इतना इतना आपको 1 मिनट में, इतना 2 मिनट में, इस तरीके से आपको कंज्यूम करना है ऑक्सीजन।
लेकिन यहाँ पर बचेंद्री पाल बहुत कम 4 कर लेके चलना चाहिए, 4 लीटर, वो 2.5 लीटर लेकर चल रही थी, मतलब 1.5 कम लेके चल रही थी। तो इससे क्या हो रहा था, हमको एक्सर्शन, मतलब बॉडी को एक्सर्शन, जब ऑक्सीजन कम मिलेगी तो बॉडी फंक्शन कम करेगी। तो लेहाटू ने उसे 4 पर कर दिया। तो जैसे ही 4 पे किया, बचेंद्री पाल को तुरंत ताकत आ गई। जो चढ़ाई अभी उन्हें थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी, अब वो ज्यादा आसानी से चढ़ने लगी, है ना। कहती महसूस हुआ कि सीधी और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। बचेंद्री पाल कहती हैं कि दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई। अब जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे, ऊपर और भी जो है हवाएं बहुत तेज चलने लगेगी, और यही हुआ। वो जैसे ही ऊपर और पहुंची, वहां पर और तेज हवाएं चलने लगी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। अब चूंकि ऊपर बर्फ बहुत तेज पड़ रही थी, अब हवा भी तेज थी, तो वो क्या कर रही थी, जो बर्फ पहले गिरी थी उन बर्फ को उड़ा रही थी। छोटे छोटे जो पार्टिकल्स बर्फ के थे वो हवा में आप महसूस कर सकते थे, जिससे दृष्टता शून्य तक आ गई थी। कुछ भी देख पाना संभव नहीं हो पा रहा था। अब आप इमेजिन करो, सामने एकदम जो है वो खूब है, तो हवा तेज होती है, हवा में जो बर्फ होती है वो उड़ती है, जिससे विजिबिलिटी जो है वो 0 हो जाती है। हमें आगे कुछ दिखाई नहीं देता कि हमें कहाँ जाना है। तो पूरी तरीके से सामने आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या है, दृश्यता पूरी शून्य थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। कई बार देख रहे थे कि भाई आगे कोई ऊंची नहीं, अब ये भी थोड़ा सा कहते हैं ना कि हम लोग को देखने में दिक्कत हो जाती है, वही चीज उनके साथ हो रही थी। ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया। यह देखकर बचेंद्री पाल कहती हैं कि उनकी तो सांस मानो रुक गई थी। उन्हें विचार आया कि सफलता बहुत नजदीक है। अब क्या हुआ कि भाई आगे विजिबिलिटी तो है नहीं, एक पल को लगे कि भाई अब आगे ऊंचाई नहीं है, अब आगे को ढलान है। अब जैसे हम चल रहे हैं, हमें क्या पता है हमें माउंट एवरेस्ट पहुंचना है, तो हम क्या है, हमको आगे दिखेगा हमें चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है, लेकिन अब सामने विजिबिलिटी नहीं है। तो उन्हें लग रहा है कि अरे अब आगे विजिबिलिटी, अब इसके आगे जाके ढलान है, ढलान है, इसका मतलब हम शिखर पे पहुंच गए। तो एकदम से सांसें उनकी रुक जाती थी, अरे हम माउंट एवरेस्ट पे आ गए, ये खुशी हो जाती थी। लेकिन चूंकि वहां पे विजिबिलिटी बहुत डाउन थी, इसलिए उनको बार बार ये जो है धोखा हो रहा था। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर वह एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। ठीक है, कितने, अब ये डेट याद रखनी है, कब, 23 मई 1984 को 1:07 पे वे एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली बचेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला बनी। ठीक है, वो कौन बनी, प्रथम भारतीय महिला थी चोटी पर पहुंचने वाली। बचेंद्री पाल कहती हैं कि एवरेस्ट की चोटी की नोक पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकते। समझ आया, जो कि मैंने आपको पहले बोला था कि एवरेस्ट की चोटी जो है ना, वो इतनी ज्यादा वहां पर कम जगह थी कि ये कहिए कि वहां पे 2 लोग खड़े हो पाए, पॉसिबल ही नहीं है। आप जब वहां पहुंचते हो तो आपको थोड़ा समतल एरिया बनाना, क्योंकि बर्फ गिरती है ना, तो वो पॉइंटेड हो जाता है ऐसे करके। अब उस पे जब आप वहां पहुंचोगे तो इतना भी जगह नहीं है कि 2 लोग खड़े हो पाओ, तो उस जगह पर आपको थोड़ा समतल करना पड़ता है। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए उन सभी के सामने प्रश्न अब सुरक्षा का था। अब क्या था कि आप ऊपर पहुंच तो गए हो, अब अगर पलट के देख रहे हो तो सीधी ढलान है, इधर पीछे ढलान, आगे ढलान, दाएं ढलान, बाएं ढलान। मतलब अगर आपका जरा सा भी पैर हिला तो आप धम से नीचे और सीधे मौत की आगोश में। अब हम पहुंच तो गए एवरेस्ट, लेकिन वहां पर भी हमें सुरक्षा रखनी है कि ऐसा ना हो कि हमारा पैर फिसले और हम नीचे चले जाएं। तो प्रश्न अब सुरक्षा का था। उन्होंने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से खड़े करने लायक जगह बनाई। अब जब हम चोटी पर, अब जैसे मान लीजिए ये चोटी हम पहुंच गए, ये चढ़ते चढ़ते, अब जैसे ये चढ़ते चढ़ते हम चोटी पे पहुंच गए, अब यहाँ जगह नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, समतल एरिया बनाई। तो उन्होंने फावड़े से पहले थोड़ा थोड़ा जगह करके वहां पर खड़े होने लायक जगह बनाई कि हम खड़े हो सके, ऐसा ना हो कि पैर फिसले और नीचे हम ढलान से आ जाए। तो इसलिए उन्होंने फावड़ा चलाया और वहां पर खड़े होने लायक जगह बनाई। खुशी के इस पल में बचेंद्री को अपने माता पिता का ध्यान आया।
अब इतना मतलब ये अचीवमेंट कि प्रथम भारतीय महिला बनी बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, इतनी खुशी के टाइम में जो टारगेट उन्होंने अचीव किया वो बहुत बड़ी बात थी। तो सबसे पहले माँ बाप का ध्यान आया। बचेंद्री पाल कहती हैं कि जैसे ही वह उठी उन्होंने अपने हाथ जोड़े और वह अपने रज्जू नेता अंगदोर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी, क्योंकि अब उनके साथ चल रहे थे। तो उन्होंने सीधे ऐसे झुकी कि भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको बचा कर यहाँ तक लेकर आ सके, आपने हमारा इतना साथ दिया। अंगदोर्जी जिन्होंने बचेंद्री पाल को प्रोत्साहित किया और लक्ष्य तक पहुंचाया वो थे। बचेंद्री पाल ने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी। हमने कहा था ना, अंगदोर्जी वो थे जिन्होंने बिना जो है ऑक्सीजन के चढ़ाई चढ़ी थी। अब वो दूसरी बार बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई, क्योंकि हर किसी को ऊपर हम लोग को आदत नहीं होती है, अब उनको आदत थी, वो बिना ऑक्सीजन के चढ़ गए थे, तो उनको मुबारकबाद दी। उन्होंने बचेंद्री पाल को गले लगाया और उनके कानों में फुसफुसाया कि दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की। ठीक है, अब उन्होंने भी भाई अप्रिशिएट किया कि वाकई इतने मुश्किल रास्तों में आपने इतने अच्छे से चढ़ाई करी। वह बहुत प्रसन्न है। कौन? अंगदोर्जी। कर्नल खुल्लर उनकी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। बचेंद्री पाल को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि बचेंद्री पाल की इस अलग प्राप्ति के लिए बचेंद्री पाल के माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। अब चूंकि वो पहली प्रथम महिला बनी थी तो ये बात पर कर्नल खुल्लर भी जानते थे। वॉकी टॉकी से हमने बताया ना, कर्नल खुल्लर साथ नहीं आते, लेकिन वॉकी टॉकी से बात हो रही थी, तो उन्होंने बधाई दी, साथ ही इसके लिए माता पिता को भी उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। वे बोले कि देश को बचेंद्री पाल पर गर्व है और अब वह एक ऐसे संसार में वापस जाएंगी जो उनके द्वारा अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम अलग होगा। अब वो उन्होंने ऐसा क्यों बोला? उन्होंने कहा कि अब आप उस संसार में वापस जाएंगी, उस संसार में जिसे आप छोड़ कर आई थी अब वो बदल चुका होगा, क्योंकि अभी जब वो आई थी तब वे एक साधारण पर्वतारोही की हैसियत से आई थी। ठीक है, एक क्या कहते हैं पहाड़ी लड़की पर्वतारोही के, लेकिन अब जब वो वापस जाएंगी तो वो प्रथम भारतीय महिला बनेंगी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। अब उनका ओहदा बदल चुका है, उनका मान सम्मान बढ़ चुका होगा, अब वो उस पोजीशन पर वो आ चुकी होंगी। तो मतलब अब जब वो लौट के जाएंगी तो पूरी तरीके से उनके लिए सब कुछ वहां पर बदल चुका होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मेंशन थी कि जब उन्होंने वहाँ पर वो पहुँची तो उन्होंने वहाँ पर बर्फ़ में थोड़ा सा जगह करके हनुमान चालीसा को एक कपड़े में लपेट कर नीचे दबाया और अपने देश का तिरंगा झंडा माउंट एवरेस्ट पर फहराया था। ये भी उन्होंने किया था और फिर वहाँ पर बैठकर प्रार्थना की और फिर उसके बाद वो वहाँ से वापस नीचे उतरी थी। तो ये थी बचेंद्री पाल के साथ साथ हम लोगों ने भी एवरेस्ट की यात्रा करी, वहाँ के एक्सट्रीम कंडीशंस और आने वाले खतरों के बारे में भी जाना। ठीक है, अब ये अध्याय यहीं पर खत्म करती हूँ, लेकिन अब हम मिलेंगे इसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, मिलते हैं अब कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।